यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पदार्थ के सतही ज्ञान को बताया जो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में अट सके। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं की चर्चा की गई, ठोस, द्रव और गैस। उसमें जो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में अट सकता था उस तरह से अभिव्यक्त किया गया और बताया गया कि ठोस उसे कहते हैं जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है, द्रव उसे कहते हैं जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, और गैस उसे कहते हैं जिसका न आयतन निश्चित होता है न आकार निश्चित होता है। आज हम यह बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठोस का आयतन और आकार निश्चित क्यों होता है, द्रव का आयतन और आकार निश्चित क्यों होता है। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बना होता है। ढेर सारे मॉलिक्यूल्स जब कलेक्ट होते हैं तो एक पदार्थ की रचना होती है, कंक्रीट। फ्रॉम एब्सोल्यूट टू कंक्रीट, फ्रॉम एब्सोल्यूट टू कंक्रीट। यदि एक लोहे का गोला है तो उसमें कई अरब लोहे के मॉलिक्यूल्स, पदार्थ हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं और एक कंक्रीट एक का शेप देते हैं। तो कोई भी पदार्थ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिसको आप अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जब मॉलिक्यूल्स को ही अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते तो फिर एटम को देखने का प्रश्न क्या है। उसके लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बने हुए, आगे की बातें हैं। मैं आज यह स्पष्ट करूंगा कि सॉलिड की यह प्रॉपर्टी क्यों है और लिक्विड की जो प्रॉपर्टी बताई गई है ऐसा क्यों है, गैस की प्रॉपर्टी ऐसा क्यों है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक मेरा है ठोस, द्रव और गैस। के गुण क्यों हैं, अर्थात ठोस का आकृति और आकार निश्चित क्यों है, आकृति और आकार निश्चित क्यों है, द्रव की आकृति अनिश्चित और आकार निश्चित क्यों है। गैस का आकृति और आकार
दोनों अनिश्चित क्यों हैं? आकृति और आकार दोनों अनिश्चित क्यों हैं? क्यों? वाई? तो इसके लिए दो बातों पर ध्यान देना होगा हमको। ठोस की आकृति और आकार निश्चित क्यों है? द्रव की आकृति निश्चित है और आकार अनिश्चित क्यों है? गैस की आकृति और आकार दोनों अनिश्चित क्यों है? यह जानने के लिए थोड़ा ध्यान से सुनो। उसके लिए दो बातों पर तुमको ध्यान देना होगा। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर आणविक बल या अंतर आणविक आकर्षण बल। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत किताबों में ऐसा भी लिखा होगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आणविक आकर्षण बल। मेरे प्यारे बच्चों, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। पदार्थ के अणु है ना, अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है। एक अणु दूसरे अणु को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है, उसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आणविक आकर्षण बल। एक बात याद रखो अपने दिमाग में, क्या? दो अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है, जो एक साथ रहते हैं, आकर्षण बल नहीं होता मेरे बेटे, तो तुम बताओ कि एक लोटे में हम पानी एक लोटा रख देते हैं, वह उसके सारे मॉलिक्यूल एक जगह स्थिर रहते हैं। एक चौक टीचर हाथ में लिए हुए है, उस चौक के सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ बंधे हुए हैं। कहीं एक पत्थर का टुकड़ा उठाते हो, उस टुकड़े के सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ बाउंडेड हैं। यदि अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। आकर्षण बल का यूनिवर्सल लॉ है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पहली बात जो मैं समझाना चाहता हूं, क्या? ध्यान दो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आणविक आकर्षण बल। एक बात, अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है। दूसरी बात, मॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूलर स्पेस, आणविक अंतरावकाश, आणविक
अंतरावकाश। आणविक अंतरावकाश टर्म लगता है कि क्या है, कुछ नहीं है बेटे, दो अणुओं के बीच जो खाली जगह है, स्पेस है, दो अणुओं, मॉलिक्यूलर स्पेस, आणविक अंतरावकाश। बेटे बहुत बहुत आसान चीज़ है, आणविक अंतरावकाश से बहुत यह टर्म मैं बोल रहा हूँ, कोई कठिन टर्म नहीं है। दो अणुओं के बीच का जो खाली जगह है उसको हम कहते हैं आणविक अंतरावकाश। स्पष्ट हो गया? दो बातें हमने रखी तुम्हारे सामने। एक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पदार्थ के दो अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है, और दूसरा मॉलिक्यूलर स्पेस, दो अणुओं के बीच का खाली स्थान। इन दो बातों पर ध्यान दो, स्पष्ट हो जाएगा कि पदार्थ की अवस्थाएं क्यों ऐसी होती हैं। सॉलिड, अब तुम देखो, यह एक लोहे का गोला है, इसके ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। ठोस के अंदर जो अणु हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो मॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम हो जाएगा। देखो बेटे, दो हथेलियाँ हैं, दो अणु मानो इसको, यदि दोनों एक दूसरे को बहुत आकर्षित करती हैं तो दोनों के बीच स्पेस मिनिमम हो जाता है। 5 बच्चे हैं, जाड़े के दिनों में एक रजाई में सुला दिए गए, दोनों एक दूसरे को से चिपटे हुए हैं, बहुत ठंडक लग रही है। यदि पांचों को अणु मानो तो पांचों के बीच जो मॉलिक्यूलर जो स्पेस है वह मिनिमम यानी नेग्लिजिबल हो जाता है, नगण्य। लोहे के अणु, जस्ते के अणु, पत्थर के अणु, इन अणुओं के बीच मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, फलस्वरूप मॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होता है। सीधी बात है, अणुओं के बीच आकर्षण बल जब अधिकतम होगा तो दोनों के बीच का खाली स्थान रह ही नहीं जाएगा, लगभग निग्लिजिबल हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम मीन्स नगण्य हम कह सकते हैं। लोग कई बार हम मीडिया में देखते हैं गणेश जी दूध पी रहे हैं। अरे गणेश जी दूध कहाँ पिएंगे भाई, वह संगमरमर के बने हुए हैं। संगमरमर के अणु हैं, अणुओं के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना अधिक है कि दो अणुओं के बीच स्पेस ही कहीं नहीं है, बिल्कुल अणु गठे हुए हैं। तो दूध ऊपर से गिराओगे तो दूध के जो मॉलिक्यूल्स है, यदि स्पेस रहेगा तब न उसमें जाएंगे, और जब स्पेस ही नहीं है, मॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल है, तो यह एक अफवाह है, एक मिथक है। कभी लोहे के गोले पर दूध चढ़ाकर तुम देखो, पानी चढ़ाकर देखो, कहाँ जाएगा पानी भाई? उसके अणु ऐसे गठे हुए हैं, उनके अणुओं के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, मैक्सिमम। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो मॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल हो जाएगा, और उसके बीच कोई यदि घुसना चाहे तो नहीं घुस सकता।
आंधी आ गई, 10 दोस्त आंधी में फंस गए, सभी दोस्त एक दूसरे को से खूब जोर से चिपक के एक गट्ठर का रूप ले लिया। यदि उसमें कोई चाहे कि हम घुस जाएं, अब घुसने वाला नहीं है, इतना स्ट्रांगली बाउंडेड है। तो यदि उन दोस्तों को हम अणु समझें तो उनका पकड़ना स्ट्रांगली वह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया और उनके बीच का जो खाली स्थान है लगभग नगण्य हो जाएगा, है जो मॉलिक्यूलर स्पेस हो गया। अर्थात इसको हम कहें कि ठोस वह पदार्थ है, ठोस वह पदार्थ है जिसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिकतम होता है तथा मॉलिक्यूलर स्पेस न्यूनतम होता है, न्यूनतम मिनिमम। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम हो जाएगा, तो उसका आकार जो बन गया वह बदलेगा नहीं, उसकी आकृति नहीं बदलेगी और उसका आयतन भी नहीं बदलेगा। बहुत अब आगे जाओगे पढ़ोगे तो बहुत स्ट्रांग फोर्स लगेगा तो उसके एक मॉलिक्यूल को निकाल सकता है। अब मैं आ रहा हूं लिक्विड पर। क्यों? उसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। बच्चों, ठोस को तुमने देखा कि उनके अणुओं के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हुआ, मॉलिक्यूलर स्पेस लगभग नगण्य मिनिमम हुआ, जिसके चलते उसका आकार और आयतन नहीं बदलता। ठोस के अपेक्षा, अब द्रव की बात, द्रव के अणुओं में ठोस के अपेक्षा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, कम होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो अणुओं के बीच का स्थान ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो दोनों के बीच स्पेस अधिक होगा। एक लोटा पानी लिया, उसमें 100 ग्राम चीनी डाल दिया, शरबत एक लोटा का एक लोटा हो गया। चीनी कहाँ चला गया भाई? हैं? तो चीनी के मॉलिक्यूल इन्हीं स्पेस के बीच आकर सेट कर जाते हैं होमोजीनियसली। तो द्रव को तुमने क्या जाना? द्रव वह पदार्थ है जिसके अणुओं के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठोस के अपेक्षा कम होता है, फलतः मॉलिक्यूलर स्पेस अधिक होता है, जिससे उसमें कुछ घूलता है तो आयतन नहीं बदलता है, आयतन वहीं का वहीं रह जाएगा। हैं? चाहे शरबत बनाओ या 4 लीटर में 200 ग्राम नमक डाल दो, तो नमक डाल दिया 200 ग्राम तो वॉल्यूम एक्सेस नहीं हुआ। हैं? क्यों एक्सेस नहीं हुआ? इन्हीं अणुओं के बीच के स्पेस में जाकर तुम्हारे नमक के अणु पार्टिकल सेट कर जाते हैं और वॉल्यूम उतने का उतना ही रह जाता है। बात समझा? द्रव को समझ लिया? हाँ, अब गैस पर आओ। सॉलिड में
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, मॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम। द्रव में ठोस की अपेक्षा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे अधिक, तो मॉलिक्यूलर स्पेस अधिक हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूलर स्पेस अधिक हो जाएगा, जिसमें जाकर कोई घुल्य पदार्थ के पार्टिकल घुलते हैं, आयतन नहीं बदलता। गैस में एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है, जीरो होता ही नहीं है। इनके अणुओं के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। जब ये नहीं होता तो एक साथ रहना क्यों चाहेंगे, हैं? एक अणु भागेगा उधर, दूसरा अणु भागेगा उधर, हैं? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो इन गैसेस मैटर, हैं? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत अधिक हो जाएगा। जैसे वायुमंडल, हैं? वायुमंडल में धुआं जा रहा है, धूल जा रहा है, सब चिमनी का सब जा रहा है, जो भी जा रहा है उसमें पचता जा रहा है, यानी उनके अणुओं के बीच इतना अधिक स्पेस है कि सब कुछ जाकर उसमें विलीन होता जा रहा है। न उसका आकार निश्चित है, न उसका आयतन निश्चित है, हैं? इतने दूरी में जो अणु हैं, अभी बंधे हुए हैं। यदि आकर्षण बल होता तो इसको बांधना नहीं पड़ता, हैं? यह बंधे हुए हैं ब्लैडर में। यदि इसको खोल दिया जाए तो यह अणु भागेगा इधर, यह अणु भागेगा इधर, यह अणु भागेगा इधर, हैं? न इसका आयतन निश्चित होगा, न इसका आकार निश्चित होगा। और चाहे तो ढेर सारे को हम एक जगह लाकर, जैसे ब्लैडर में पंप से बच्चे हवा करते हैं, या मोटरसाइकिल व्हीकल्स, ट्रक वगैरह जो है उसके चक्के में हवा भरा जाता है। हवा भरा जाता है नहीं, ज़बरदस्ती जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनको ज़बरदस्ती उसमें रखा गया है। वो हमेशा बेचैन है कि जहाँ से फट जाता है, ब्रास्ट कर गया, अरे ब्रास्ट का कर गया भाई, वो तो हमेशा बेचैन है बाहर निकलने का। उनके अणुओं के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है, वो एक साथ रहना ही चाहते हैं। जहाँ कमज़ोर लेयर पाएंगे वहाँ फाड़ेंगे, बोस निकल जाएंगे, हैं? लेकिन यदि अट्रैक्शन होता तो फाड़ता क्यों? एक साथ रहने की प्रवृत्ति उसमें होती। तो गैस वह पदार्थ है जिनके अणुओं के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है, फलतः मॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम होता है। थैंक यू।